अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हमारा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेक्निक्स। उसमें हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में कितने जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लास्ट लेक्चर को सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम आज का जो लास्ट टॉपिक है डिज़ाइन क्लास डायग्राम उसको डिटेल से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक हमने सॉफ्टवेयर पैटर्न्स को डिस्कस किया था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया था। सॉफ्टवेयर पैटर्न्स ये होते हैं कि जब हम कोई भी जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सलूशन भी सजेस्ट कर देते हैं और इसको इन टर्म्स ऑफ राइटिंग जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि चूँकि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ आते जाते रहते हैं और जब आप सिमिलर प्रोजेक्ट जो है अगर आप दोबारा से बनाते हैं, यानी कि दोबारा से कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर आपको इससे मिलती जुलती अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सलूशन आपके पास पहले से ही अवेलेबल होता है, बजाय कि आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करें, अपना टाइम जो है वेस्ट करें। तो सॉफ्टवेयर पैटर्न्स जो होते हैं वो हमें जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका प्रपोज सलूशन क्या है। इसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी, ये सॉफ्टवेयर पैटर्न का नेम है इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, और इस पैटर्न में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल बाय विच टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑब्जेक्ट्स, कि कौन सा ऐसा वे हो सकता है, कैसे कौन सी ऐसी प्रिंसिपल्स हो सकती हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। तो उसका सलूशन ये था कि असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लास दैट हैज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल इट, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप एक क्लास को असाइन करें। तो ऑब्वियसली अगर आप क्लास को असाइन करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर पैटर्न्स को हमने डिटेल से देखा था। उसके अलावा हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि हमने एक टिपिकल एग्जांपल ली थी कि अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल है या आपके घर में कोई ऐसा इवेंट है तो आप उस इवेंट को अगर ख़ुद से मैनेज कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो असाइन करते हैं। जिस फ्रेंड का या कज़न का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है या एरिया ऑफ आप ये कह दें कि एक्सपर्टीज़ होती है, आप उसको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं और इस तरीके से आप उस इवेंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो सेम केस विद द सॉफ्टवेयर में भी हम क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं, हम क्लासेस के बाद हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाते हैं कि ये क्लास ये रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे आपके सामने ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तो ये एनालिसिस फेज़ में ही हमने ये डिक्लेयर करना होता है कि कौन सी क्लास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी। यानी कि अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसकी लेट्स सपोज 20 फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो उन 20 फंक्शनैलिटीज़ को हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सी फंक्शनैलिटी कौन सी क्लास और ऑब्जेक्ट ये परफॉर्म करेगा। इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे सेल है, नो सेल टोटल, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने 2 बातें जो है वो डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस की थी नो और एक डूइंग की हमने चीज़ डिस्कस की थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ जो है वो परफॉर्म करता है तो उस चीज़ का उसको पता होना चाहिए और वो परफॉर्म करे। तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास को सेल के टोटल का पता होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल लाइन आइटम, ये भी हमारी एक क्लास है। ये कब हमने आइडेंटिफाई की थी, ये हमने आइडेंटिफाई की थी जब हमने डोमेन मॉडल बनाया था। तो
इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लगाई है, नोज लाइन आइटम टोटल, कि जो हम प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहे हैं, जो हमारे पास आइटम्स हैं उसके टोटल का इस क्लास को पता होना चाहिए। अगर इस क्लास को पता होगा तो हमारी रिसिप्ट जनरेट हो सकती है। हमने एक और क्लास आइडेंटिफाई की थी विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की हमारी एक क्लास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये लगाई थी कि इस क्लास को प्राइस का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्लास को प्राइस का पता होगा हर आइटम की क्लास का, तो हमें एक रिसिप्ट जनरेट करना हमारे लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन मॉडल का। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि अगर आपने इसको डिटेल से जो है वो पढ़ना है तो बुक का पेज 294 और 302 यहाँ पर इसकी काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी। हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम कब बनाते हैं? वंस द इंटरेक्शन डायग्राम्स। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है इंटरेक्शन डायग्राम्स। इंटरेक्शन का मतलब है कि आप जब किसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो डायग्राम्स हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं या इन्फर करते हैं, तो उन डायग्राम्स को हमने इंटरेक्शन डायग्राम बोला था। जैसे हमारी यूज़ केस डायग्राम, उसमें क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ, तो हमने उसको ये कहा था कि ये एक इंटरेक्शन डायग्राम है। इसके अलावा फिर हमने एक और डायग्राम की थी जिसको हमने कहा था सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है उसमें एक एक्टर जो है, ये मैं अभी आपको शो करवा देता हूँ। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हमने ये डिस्कस की थी। ये हमारी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। इसमें ये हमारा प्राइमरी एक्टर है, इसने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया था, और चूँकि ये सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सिस्टम ब्लैक बॉक्स है, इसके इंटरनल प्रोसेसेस हमने हाइड कर लिए थे। तो जो इवेंट्स जनरेट हो रहे थे तो हमने उसको ऑपरेशंस का नाम दे दिया था, इसको हमने फंक्शंस का नाम दे दिया था। तो ये भी हमारी एक इंटरेक्शन डायग्राम होगी। इसी तरह हमारे पास एक और डायग्राम थी सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम में हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्ट्स आपस में जो मैसेज पास करते हैं, तो इंटरनली मैसेज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो मैसेज पास होता है, इस मैसेज को हम फंक्शन भी कहते हैं, हम इसको मेथड्स भी कहते हैं। तो इसको भी हमने इंटरेक्शन डायग्राम कहा था। एक हमने कोलैबोरेटिव डायग्राम बनाई थी, उसको भी हम इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, वंस द इंटरेक्शन डायग्राम हैव बीन कंप्लीटेड इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर क्लासेस। तो पहली बात तो ये हो गई कि जब हमारी इंटरेक्शन डायग्राम्स जो होती हैं, जब वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली डिज़ाइन क्लास डायग्राम हमारी सॉफ्टवेयर की क्लासेस होती हैं। सॉफ्टवेयर की क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना होता है और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ जो है वो एक्वायर करनी होती हैं। जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ करते हैं तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। तो सॉफ्टवेयर की क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहली चीज़ डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल से हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, और इंटरेक्शन डायग्राम से हम ऑपरेशंस को यानी कि फंक्शंस को या मेथड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास डोमेन मॉडल से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आ जाती हैं, और इंटरेक्शन डायग्राम से हमारे पास ऑपरेशंस यानी कि फंक्शंस और मेथड्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम बनाते हैं, और ये जो डिज़ाइन क्लास डायग्राम होती है इसमें काफ़ी डिटेल होती है। इससे हम सॉफ्टवेयर की क्लासेस बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस भी कई टाइप के होते हैं। एक इंटरफेस वो होता है जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये भी एक इंटरफेस है। इंटरफेस जावा में एक क्लास को भी बोलते हैं। एक और भी इंटरफेस होता है कि जी एक क्लास दूसरी क्लास के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही है थ्रू एक इंटरफेस के।
A class diagram differs from a domain model by showing the software entities rather than the real world of concepts. तो डोमेन मॉडल में और डिज़ाइन क्लास डायग्राम में डिफरेंस होता है। डोमेन मॉडल में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि ये हमारे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जब हमने एक डिस्क्रिप्शन ली थी एक रियल सिनेरियो की, जैसे पॉइंट ऑफ सेल था, एक पर्सन प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, अपनी जो डिज़ायर प्रोडक्ट्स है वो लेके आता है, कैशियर के पास लेके आता है, प्रोडक्ट को स्कैन करवाता है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रियल सिनेरियो है। उसमें से हमने क्या किया था, नाउन्स को आइडेंटिफाई किया था और उन नाउन्स की इंटरेक्शन करवा दी थी दूसरे एंटिटी के साथ। इसमें हमने एसोसिएशंस भी की थी, हमने एट्रीब्यूट्स भी डिफ़ाइन किए थे। तो ये हमारा कुल मिला के हमारा एक डोमेन मॉडल बन जाता था। और ये जो डोमेन मॉडल है वो इनफैक्ट रियल वर्ल्ड है। लेकिन जब हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम की बात करेंगे तो डिज़ाइन क्लास डायग्राम डोमेन मॉडल से ली जाती है और डोमेन मॉडल की ज़रूरी नहीं कि सारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो है वो वहाँ से ली जाए। तो डोमेन मॉडल में रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, जबकि डिज़ाइन क्लास डायग्राम में हमारी एक्चुअल सॉफ्टवेयर की क्लासेस होती हैं। आगे जाके हम कोड के ऊपर मैपिंग देखेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। द UML हैज़ notation to define the design detail in static structure और class diagram। तो UML जो है वो हमें ऐसी नोटेशंस प्रोवाइड करती है कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ डायग्राम किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्लासेस को। DCD का मतलब है डिज़ाइन क्लास डायग्राम। UP टर्मिनोलॉजी यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, जो हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े थे उसमें हमने एक यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल पढ़ा था। तो इनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं? टिपिकल इंफॉर्मेशन इन अ DCD इंक्लूड। तो डिज़ाइन क्लास डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? क्लासेस के नेम होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो डोमेन मॉडल में भी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं डिज़ाइन क्लास डायग्राम की और डोमेन मॉडल की। डिफरेंस कहाँ से आता है? तो पहला डिफरेंस आ जाता है इंटरफेसेस का, विद ऑपरेशंस एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास जो इंटरफेसेस होते हैं इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस मीन फंक्शंस होते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेथड्स अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो हम जावा में इसको मेथड्स बोलते हैं, और अगर हम C++ में इसको काम कर रहे हैं तो हम इसको फंक्शंस बोलेंगे। इसके अलावा हम इसमें एट्रीब्यूट टाइप इंफॉर्मेशन भी इसमें हम करेंगे। वैसे तो एट्रीब्यूट टाइप इंफॉर्मेशन हमें डिज़ाइन क्लास इसमें डोमेन मॉडल में भी जो है वो हमें मिल जाती है। तो नेविगेबिलिटी का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। वैसे तो हमारे पास डोमेन मॉडल में नेविगेबिलिटी तो नहीं होती, एसोसिएशन होती है। तो इसमें हम डायरेक्शन के साथ बताएंगे। इसके अलावा डिपेंडेंसीज़ इसमें शो होती हैं डिज़ाइन क्लास डायग्राम में। तो कुल मिला के अगर हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम और डोमेन मॉडल का डिफरेंस देखें तो ये हमारा डिफरेंस आता है। इंटरफेसेस उसमें नहीं होते डोमेन मॉडल में मेथड्स नहीं होते, डोमेन मॉडल में डिपेंडेंसीज़ नहीं होती, नेविगेबिलिटी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जब कुल मिला के हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम में बनाते हैं तो वो डिफ़र हो जाती है हमारी डोमेन मॉडल से। द डिज़ाइन क्लास डायग्राम डिपेंड्स अपॉन द डोमेन मॉडल एंड इंटरेक्शन डायग्राम। तो फिर डिज़ाइन क्लास डायग्राम कब बनेगी? जब हमारी डोमेन मॉडल बन जाएगी और हमारी इंटरेक्शन डायग्राम बन जाएंगी, क्योंकि DCD डिपेंड करता है इन डायग्राम्स के ऊपर। क्योंकि DCD में डिज़ाइन क्लास डायग्राम ने जब क्लास आइडेंटिफाई करनी है या क्लास का नाम लिखना है तो वो तो डोमेन मॉडल से लिया जाएगा,
और जब हम डिज़ाइन क्लास डायग्राम के अंदर फंक्शंस या मेथड्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे तो वो कहाँ से आएंगे, हमारी इंटरेक्शन डायग्राम से आएंगे। द यूपी डिफाइंस अ डिज़ाइन मॉडल विच इंक्लूड्स इंटरेक्शन एंड क्लास डायग्राम। तो आगे जाके इसकी नोटेशंस हम देखते हैं, यहाँ से हमें काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डोमेन मॉडल में और डिज़ाइन मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो आपके सामने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो नोटेशन प्रोवाइड कर रही है कि जब हम डोमेन मॉडल बनाते हैं तो डोमेन मॉडल में हमारी जो पहली लेयर होती है उसमें क्लास होती है। तो क्लास का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ भी क्लास का नाम है। डोमेन मॉडल में इसके एट्रीब्यूट्स मेंशन तो नहीं किए हुए लेकिन एट्रीब्यूट्स तो हैं इसके। सेल क्लास के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं, जैसे डेट है, इज़ कंप्लीट है, टाइम है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि रजिस्टर क्लास कैप्चर करती है सेल क्लास को। अब ये डिज़ाइन क्लास डायग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इस वक्त जो है वो जो डिफरेंस नज़र आता है वो नज़र आता है कि आपने इसमें जो है वो फंक्शंस को ऐड कर दिया है। जैसे सेल का एक फंक्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है थर्ड लेयर में, मेक लाइन आइटम। रजिस्टर क्लास के अंदर हमने थर्ड जो है लेयर के अंदर एक मेथड जो है वो इसके अंदर हमने शो कर दिया है, किस नाम से, ऐड लाइन आइटम के नाम से हमने शो कर दिया। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास डोमेन मॉडल और डिज़ाइन मॉडल में जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो फंक्शन का है। डोमेन मॉडल में फंक्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये 2 लेयर है, जबकि डिज़ाइन क्लास मॉडल में हमारे पास ये 3 लेयर्स है। तो थर्ड लेयर में हम फंक्शन जो है वो इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। अब इसकी DCD की हम जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं। इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन हमारा जो है वो क्लास का नेम जो है वो मेंशन करते हैं। दूसरे सेक्शन में हम एट्रीब्यूट्स करते हैं, जैसे हमारे पास सेल की क्लास है, सेल के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे डेट है, इज़ कंप्लीट, बुलियन है और टाइम है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें तो दीज आर द वेरिएबल्स। और थर्ड सेक्शन जो है वो हमारा मेथड है, और मेथड के अंदर पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे ऐड लाइन आइटम है, इसके अंदर पैरामीटर्स जो है यहाँ पर तो हैं लेकिन इस मेथड में आपको पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे। और ये नेविजिबिलिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर रही है कि रजिस्टर क्लास जो है वो कैप्चर कर रही है सेल को, मतलब रजिस्टर क्लास सेल को कैप्चर कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो मेंशन की हुई है। क्रिएटिंग ए नेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ सेल DCD, ये वही वाली स्टडी है जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ सेल है, उसकी हमने सबसे पहले हमने यूज़ केसेस लिखे, फिर यूज़ केस डायग्राम बनाई, फिर हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाई, फिर हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई, कोलैबोरेटिव डायग्राम बनाई। तो ये वो वाली डायग्राम्स हैं जो कि हमने बनाई हैं, उसी की हम अब डिज़ाइन क्लास डायग्राम बना रहे हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल द क्लासेस पार्टिसिपेटिंग इन द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो ये जितनी भी क्लासेस हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं, ये सारी हमने डोमेन मॉडल से ली हैं। ज़रूरी नहीं कि डोमेन मॉडल की सारी क्लासेस आपके सॉफ्टवेयर की क्लासेस बने, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट में, और ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी की नेचर के ऊपर। तो हो सकता है डोमेन मॉडल में 15 क्लासेस हों और उनमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 उसमें से हमने चूज़ कर ली। आइडेंटिफाई ऑल द क्लासेस पार्टिसिपेटिंग इन द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो हमने वो वाली क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है जो कि सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। हमने उन तमाम क्लासेस को छोड़ देना है जिससे हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। हो सकता है वो जो क्लासेस हैं वो डोमेन मॉडल में एज ए रियल वर्ड तो शो हो रही हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ाइन क्लास डायग्राम का जो है वो पार्ट बन जाए। डू दिस बाय एनालाइजिंग द इंटरेक्शन डायग्राम्स।
और इंटरेक्शन डायग्राम से हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस क्लास की हमें ज़रूरत है। ड्रॉ देम इन ए क्लास डायग्राम, तो इन सब क्लासेस को हम DCD के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। डुप्लीकेट द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट इन द डोमेन मॉडल, हो सकता है कि डुप्लीकेशन भी आ जाए आपकी एट्रीब्यूट्स में डोमेन मॉडल के साथ, लेकिन हमने डिज़ाइन क्लास डायग्राम को ही जो है वो फोकस करना है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे ऐड मेथड नेम्स बाय एनालाइजिंग द इंटरेक्शन डायग्राम, द मेथड फॉर ईच क्लास कैन बी आइडेंटिफाई बाय एनालाइजिंग इंटरेक्शन डायग्राम। जब भी इंटरेक्शन डायग्राम का वर्ड आए तो इसका मतलब है आपके जहन में फौरी तौर पे डायग्राम्स जो आपके जहन में होनी चाहिए, उसमें पहली डायग्राम होनी चाहिए यूज़ केस डायग्राम, दूसरी होनी चाहिए सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, फिर सीक्वेंस डायग्राम, फिर हमारे पास कोलैबोरेटिव डायग्राम है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, तो दोनों में फ़र्क है। ये हमारे पास थी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, ये हमारी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। इसमें हमारा जो सिस्टम है वो ब्लैक बॉक्स हो जाता है, इंटरनल प्रोसेसेस हम जो है वो इसमें शो नहीं करते, ये हमारी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। और सीक्वेंस डायग्राम में हम ये करते हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो इंटरनल हमारे पास जो मैसेजेस हैं उनको हम जो है वो मेंशन करते हैं। ये हमारी सीक्वेंस डायग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये सीक्वेंस डायग्राम है, इसमें सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस जो मैसेजेस पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को, उसमें मेंशन किया जाता है। तो इसलिए सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में और सीक्वेंस डायग्राम में डिफरेंस है। तो जब ये सारी डायग्राम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि रजिस्टर की क्लास जो है वो सेल को कैप्चर करती है। किस मेथड के थ्रू कैप्चर करती है? मेक लाइन आइटम के थ्रू करती है। तो जब मेक लाइन आइटम के थ्रू करती है तो ये जो क्लास हमने ये जो हमारे पास मेथड है वो फिर हम यहाँ पर शो करते हैं, जो कि हमारी थर्ड लेयर है। अब हमने इसकी मैपिंग करनी है। हम ये चीज़ें क्यों बना रहे हैं? हमने बेसिकली इसकी कोड में मैपिंग करनी है, और यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अमूमन स्टूडेंट्स की ये परसेप्शन होती है कि जो हमारे पास कोडिंग का पार्ट होता है वो अमूमन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये अमूमन स्टूडेंट्स की एक परसेप्शन डेवलप हुई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में हमारे पास जो पहला 40% जो काम होता है वो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग और हमारा एनालिसिस के ऊपर लगता है, और 20% सिर्फ काम हमारा कोडिंग पे लगता है, और 40% काम फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन और उसकी डीबगिंग करना और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जाता है। तो कुल मिला के 40% एनालिसिस को देते हैं। तो आपके सामने ये देखें, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमें एनालिसिस और मॉडलिंग ये दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपने ये देखा कि अभी कोडिंग वाले के पास, यानी कि आपके प्रोग्रामर के पास अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सी क्लास होनी चाहिए, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए। ये सारी डिटेल आप फिर कोडिंग वाले को देते हैं। यहाँ पर भी कई ऐसे टूल्स होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद आपके जो कोड है उसको जनरेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे हमने एक क्लास सेल लाइन आइटम जो है वो आइडेंटिफाई की थी, और उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट क्वांटिटी जो है वो हमने डिफ़ाइन किया था, और हमने ये देखा था कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। तो इसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर आइडेंटिफाई की थी, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन को जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया था कि इसमें ये फंक्शन होना चाहिए।
और उसकी रिटर्न टाइप कौन सी होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है आपको मेंशन करनी पड़ती है कि किस टाइप में होना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो टाइप्स की जो है वो आपकी डाटा टाइप्स आ जाती हैं। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है, एक हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जैसे इंटीजर हो गई, हमारे पास फ्लोट हो गई, डबल हो गई, जो पहले से ही डिफ़ाइन होती हैं उसको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। और एक यूज़र डिफ़ाइन होती है जो कि यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है। जैसे हमने इसको डिफ़ाइन किया है कि ये एक फंक्शन है, यानी कि ये एक मेथड है, इसकी डाटा टाइप ये होनी चाहिए। अब जब हमारे पास ये डायग्राम आती है तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, चूँकि हमें पता है कि पहले ब्लॉक में हम लिखते हैं क्लास का नाम, तो फौरी तौर पे हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा विजिबिलिटी मॉडिफायर है, ये हमारा क्लास का कीवर्ड है, और हम ये क्या करेंगे कि ये क्लास का नाम हमने रख दिया। तो यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्लोज़ हो रही है। फिर हमने कहा कि इस क्लास के अंदर ये वेरिएबल होने चाहिए, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो क्वांटिटी के नाम से एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। अब अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्पेशली जावा के अंदर, ये जावा के अंदर कोड लिखा हुआ है। सी प्लस प्लस में भी सिमिलर जो है वो कोड डिफ़ाइन किया जाता है। आपके सामने जब भी हम जावा में, स्पेशली मैं जावा के कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ कि जावा में जब भी हम जो है कोई डाटा टाइप जो है इसके अंदर एज ए वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं सेल्स में, तो उसकी विजिबिलिटी मॉडिफायर जो है वो हम प्राइवेट रखते हैं। तो प्राइवेट हमने रखा इंटीजर और हमने रखा क्वांटिटी। ये वही वाली चीज़ें जो हमने एनालिसिस फ़ेज़ में आइडेंटिफाई कर ली थी। और ऐसे एनालिसिस फ़ेज़ में कौन सा फ़ेज़ था हमारे पास, डोमेन मॉडल में ही हमने ये डिफ़ाइन कर लिया था। फिर यहाँ पर हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो कौन सा इसमें फ़ंक्शन है। जैसे एक फ़ंक्शन हमने डिफ़ाइन किया जी पब्लिक सेल लाइन आइटम। तो पब्लिक सेल लाइन आइटम ये एक और फंक्शन है जो यहाँ पर मेंशन तो नहीं है लेकिन ये अवेलेबल है। तो ये हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये बेसिकली रेफरेंस पास किया है इसका। और हमारे पास एक और फंक्शन है गेट सब टोटल का, और मनी जो है वो इसकी डाटा टाइप है। तो कुल मिला के अगर हम इसको देखें तो हमारी ये जो एनालिसिस है जो हमने किया था वो अब कोडिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारी डिज़ाइन क्लास डायग्राम है, और ये डिज़ाइन क्लास डायग्राम हमने कहा था ये सॉफ्टवेयर क्लासेस होती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्लास क्या होती है, ये सॉफ्टवेयर क्लास है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके हमारी मैपिंग करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास कई टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें हम डायग्राम्स बनाते हैं एनालिसिस फेज़ में। जैसे रैशनल रोज़ है, तो रैशनल रोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये डायग्राम्स बनाते हैं। तो वो फिर हमसे पूछता है कि आप जो है वो इसको किस कोड में जनरेट करवाना चाहते हैं। तो हम उसमें बताते हैं कि जी हमने जावा में करना है या सी प्लस प्लस में करना है। तो वो फौरी तौर पे आप बजाय के मैनुअली इसको इस तरीके से लिखें, वो खुद ब खुद ही इसका स्केलेटन बना के अब ये रेडी होता है कोडर के पास, यानी कि प्रोग्रामर के पास। तो ये सारा एनालिसिस मॉडलिंग हो के इस तरह ये कोड जो है, जो एक स्केलेटन होता है, ये पहुंच जाता है प्रोग्रामर के पास। अब प्रोग्रामर के पास जब ये चीज़ें पहुंच जाती हैं तो प्रोग्रामर के लिए ये आसान होता है कि उसको अंडरस्टैंड करना है कि टोटल हमारे सॉफ्टवेयर की लेट्स सपोज 20 क्लासेस हैं, उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें टोटल इतने ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, उसको फिर उसने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे अभी यहाँ पर तो और भी कोड की लाइनें जो है वो आनी लिखी जाएंगी तो ये सब टोटल होगा, लेकिन एक जो है स्केलेटन प्रोग्रामर के पास चला जाता है। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अक्रॉस द बोर्ड जितने भी पर्सन्स होते हैं
एनालिसिस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक वो एक ही पेज पे होती हैं। ये नहीं होता कि प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्लास का नाम रख रहा है या एट्रीब्यूट्स का नाम रख रहा है या फंक्शंस का नाम रख रहा है। जो भी वो नाम रखेगा वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन रखेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर प्रोग्रामर छोड़ के चला भी जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर दूसरा प्रोग्रामर जो है वो उसको ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को देखेगा और फौरी तौर पे उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है और वो मुझे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो है, जो यानी कि C++ की प्रोग्रामिंग या जावा की प्रोग्रामिंग अगर ओपन करके मुझे दे देता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये सॉफ्टवेयर की टोटल कितनी क्लासेस हैं, किस क्लासेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पैटर्न्स क्या हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना है तो उस सॉफ्टवेयर का मैं ये कहूँगा कि उसकी मुझे DCD दे दें, डिज़ाइन क्लास डायग्राम दे दें। तो डिज़ाइन क्लास डायग्राम मैं एक ग्लांस लुक में देख के बता दूंगा और मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टोटल इसकी इतनी क्लासेस हैं, उसमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म है। और इवन के अगर कोई मैंने चीज़ ऐड करनी है तो मैं उस डायग्राम में ऐड कर दूंगा और प्रोग्रामर फौरी तौर पे उस जगह पे जाके, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे सामने कोई 50 क्लासेस हैं। 50 क्लासेस में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेल लाइन आइटम की क्लास में मैं एक आईडी के नाम से जो है वो एट्रीब्यूट उसमें सिर्फ डायग्राम के ऊपर ही एक पेज के ऊपर ही मैं कह देता हूँ इसको ये वेरिएबल ऐड कर दो। तो अब बजाय कि मैं पूरा सॉफ्टवेयर खोलूँ, अंडरस्टैंडिंग करूँ, सिर्फ मैं डायग्राम के ऊपर जो है वो मेंशन कर देता हूँ तो कोडर को फौरी तौर पे पता लग जाएगा कि मुझे किस सॉफ्टवेयर की क्लास को ओपन करना है, कहाँ जाके वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन करना है और क्यों करना है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की मदद से UML के बेनिफिट्स जो है वो काफ़ी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसकी मदद से हमारे सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत आसान हो जाती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।